अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस के ऊपर। बेसिकली हमारा जो फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी उसका चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी चल रहा है। तो इसके हमने इंट्रोडक्शन पर बात की, इम्यून सिस्टम क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, और उसके बाद फिर फर्स्ट लाइन डिफेंस को हमने यहाँ पे स्टडी किया था। और आज हम इंशाल्लाह सेकंड लाइन डिफेंस। तो हम जानते हैं हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने 3 डिफेंस सिस्टम रखे हुए हैं। तो अगर फर्स्ट सिस्टम, पहला जो हमारा डिफेंस सिस्टम था जिसमें हमने बात की थी स्किन की, उसके साथ डाइजेस्टिव ट्रैक की और रिस्पायरेटरी ट्रैक की। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई भी फॉरेन एजेंट, बैक्टीरिया, वायरस या कोई एलर्जिक फंगस वगैरह, तो ये दाखिल अगर हो जाते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस को रैप्चर कर देते हैं, यानी ब्रेक करके हमारी बॉडी में किसी भी वजह से, यानी एक्सीडेंटली तौर पर कट लगने से या बर्न होने की वजह से अगर कोई भी फॉरेन एजेंट दाखिल हो जाए, तो फिर उसको रोकने के लिए, उस फॉरेन एजेंट को रोकने के लिए हमारे पास जो सेकंड लाइन डिफेंस है, जो हमारा दिफाई निज़ाम है, उसे हम सेकंड लाइन डिफेंस कहते हैं, जो कि नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक मतलब कि किसी ख़ास स्पेसिफिक को टारगेट नहीं करना, बल्कि जो भी हर वो फॉरेन एजेंट जो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, उसको रोका जाता है। तो बेसिकली सेकंड लाइन डिफेंस के अंदर हम बात करेंगे अपने वाइट ब्लड सेल्स की बात करेंगे कि नॉन स्पेसिफिक काम होगा, मगर वाइट ब्लड सेल्स इसमें अपना किरदार अदा करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स के वाइट ब्लड सेल है ना, उसके बारे में आज हम देखेंगे। मिसाल के तौर पे फेगोसाइटोसिस, वो सेल्स जो फेगोसाइटोसिस कहते हैं, यानी बैक्टीरिया वगैरह को निगल लेते हैं, खा लेते हैं, या साइटोटॉक्सिसिटी के बारे में, और इसके साथ नंबर 3 इन्फ्लामेशन एंड नंबर 4 फीवर। तो बेसिकली सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हम फेगोसाइटोसिस, साइटोटॉक्सिसिटी, इन्फ्लामेशन एंड फीवर, इन 4 मेजर कंपोनेंट्स के मुतालिक बात करेंगे। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की अगर हम बात करें तो यानी 4 चीज़ें, इसमें हम सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे सेकंड लाइन डिफेंस के अंदर, और प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स के बारे में, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस और टेम्परेचर के बारे में। तो सबसे पहले हम सेल्स की बात कर लेते हैं कि जो सेकंड लाइन डिफेंसेस में हमारी कितनी तरह के सेल जो है ना वो अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। हमारे वाइट ब्लड सेल्स के कितनी टाइप्स के वो सेल्स हैं। तो उसमें पहले नंबर पर जो है वो मैक्रोफेजेस हैं, उसके बाद नेट्रोफिल्स हैं, और उसके बाद नेचुरल किलर सेल्स हैं। तो यानी 3 तरह के सेल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो अब अगर मैक्रोफेज की बात करें तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, फेज इसका मतलब वो बड़े निगलने वाले, खाने वाले, ठीक है। तो बिग ईटर्स होते हैं ये। अच्छा, अब ये यहाँ पे हम 2 तरीके के फिर मैक्रोफेज की अगर बात करेंगे तो एक मैक्रोफेज होगा जो कि ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, और उसके बाद एक ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से निकली हुई हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। तो कुछ तो मैक्रोफेज के अंदर हम डेंड्राइट सेल्स और मैक्रोफेज यानी इसकी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें, ये मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सेल है जिसे हम मैक्रोफेज कहते हैं, और ये बैक्टीरिया है जो कि फॉरेन एजेंट है, हार्मफुल है, एंटीजन जिसे हम कह सकते हैं। तो अब होगा क्या जी, ये जो मैक्रोफेज होता है ये बिग ईटर है, ये आगे बढ़ेगा और इस बैक्टीरिया को यानी निगल लेगा या खा लेगा। तो ये जो बैक्टीरिया का मैक्रोफेजिस का खाना होता है ना, तो इसे हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस का नाम है फेगोसाइटोसिस। अच्छा, अब होता क्या कि जब ये बैक्टीरिया ये वाला सेल जो है वाइट ब्लड सेल हमारा मैक्रोफेज, ये जब बैक्टीरिया को खा लेता है तो उसके बाद एज ए प्रेजेंटिंग के लिए एक अपनी प्रोटीन बना लेता है, यानी इसको खाने के बाद, बैक्टीरिया को खाने के बाद। तो अब प्रोटीन प्रोड्यूस ऑफ मैक्रोफेज, तो ये जो मैक्रोफेज होता है ये एक प्रोटीन बना लेता है, प्रोड्यूस करता है, जिसे हम MHC कहते हैं, यानी मेजर हिस्टोकैम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब है क्या कि यूँ समझ लें कि एक
मिसाल के तौर पे इसने शिकार किया एक बैक्टीरिया को और उसके बाद फिर कोई निशानी के तौर पर उसका कोई भी एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ये बन जाता है, तो यानी एज ए उसको दिखाने के लिए बाकी सेल्स को, बाकी इम्यून सिस्टम के सेल्स को दिखाने के लिए, यानी कोई भी इस बैक्टीरिया की कोई एक निशानी वो अपने सरफेस के साथ लगा लेता है और दूसरे इम्यून वाले जो सेल्स होते हैं उनको दिखाता है कि ये जो इस तरह का बैक्टीरिया है ये हमारा हार्मफुल है हमारी बॉडी का। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है कि बाकी सेल्स इसको देख लेते हैं, इस बैक्टीरिया को, इसकी यानी तस्वीर खींच लेते हैं और उसके बाद फिर जैसे ये बैक्टीरिया दोबारा कहीं बॉडी में दाखिल होता है तो ये फ़ौरन उस पर अटैक करके उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये मैक्रोफेज बैक्टीरिया को खाने के बाद अपनी प्रोटीन लगा लेता है और जिसे हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं, जो कि सबको शो करता है, सबको दिखाता है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे मोनोसाइट। तो मोनोसाइट क्या है? असल में मोनोसाइट ही मैक्रोफेज होता है। जब ये ब्लड वेसल्स के अंदर होता है तो मोनोसाइट है, और जब ये ब्लड वेसल से, ब्लड कैपिलरी से बाहर आ जाता है हमारे टिश्यूज़ के पास, जब हमारे टिश्यूज़ के पास आ जाता है तो ये मैक्रोफेजेस कहलाता है। क्यों आता है? ज़ाहिर सी बात है, अब इसका काम है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना एंटीजन के ख़िलाफ़। तो अब वो यहाँ आके काफ़ी अरसे तक, यानी स्टे लॉन्ग टाइम तक वो आके बैठा रहता है और अपने शिकार की तलाश में, या उसको जब तक वो बैक्टीरिया वगैरह नहीं आ जाता हमारे टिश्यूज़ के पास तब तक वो वेट करता है, और जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह आता है तो फिर उसको ये खा लेता है। तो मतलब जब ये ब्लड वेसल्स के अंदर था तो मोनोसाइट कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेज, और जब ये बाहर आ जाता है और अपने शिकार का इंतज़ार करता है, हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं, बॉडी टिश्यूज़ जो होते हैं, तो उनके पास आके तो फिर ये मैक्रोफेज कहलाता है। तो यहाँ पर देखें जी, यह हमारा कुछ टेक्स्ट है स्टेयर की बायो। मोनोसाइट्स हैं, ठीक है। ये होते कितने हैं जी? ये नॉन ग्रेनुलेटेड होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके साइटोप्लाज्म के अंदर कोई दानेदार, कोई पिगमेंट्स वाली स्ट्रक्चर नहीं होती, ठीक है। 2 to 8% ये टोटल WBC जितने हमारी बॉडी में होते हैं उसमें 2 to 8% ये होते हैं, ठीक है। लाइक ग्रेनुलोसाइट्स दे ओरिजिनेट फ्राम द, और ज़ाहिरी सी बात है ये नॉन ग्रेनुलेट होते हैं, लेकिन दूसरी एक टाइप होती है वाइट ब्लड सेल की, वो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। तो कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स की तरह ये भी जो ओरिजिनेट होते हैं ना, ये मायोलेड स्टेम सेल से होते हैं, और इनकी अगर लाइफ देखी जाए तो वो 2 to 5 डेज़ इन ब्लड सर्कुलेशन, तो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर 2 से 5 दिन की इनकी लाइफ होती है। और ये करते क्या हैं जी, मोनोसाइट्स ये माइग्रेट करते हैं फ्राम ब्लड इनटू टिश्यू। ज़ाहिर ये मैंने पीछे बात की कि ये जब उसके अंदर होते हैं, ब्लड की वेजल्स में होते हैं, तो ये मोनोसाइट्स, और उसके बाद वो माइग्रेट करके टिश्यूज़ के पास आ जाते हैं और फिर वहाँ पे ग्रो करते हैं साइज़ में, बिकम एदर टू मैक्रोफेज या डेंड्राइट सेल्स बन जाते हैं। डेंड्राइट सेल क्या है वो मैं आगे दिखाता हूँ। तो अब अगर हम मैक्रोफेज की बात करें, ज़ाहिरी है मोनोसाइट के बाद मैक्रोफेज हो गए क्योंकि ये टिश्यूज़ के पास हैं। तो ल्यूकोसाइट्स, अब वाइट ब्लड सेल का जो सेकंड नेम है वो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, अदर देन न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल सेल्स हैं, ये भी टाइप है वाइट ब्लड सेल्स की। इन्वॉल्व टू फेगोसाइट्स ऑफ फॉरेन सेल्स, ज़ाहिर है जो भी बाहर से चीज़ आएगी उसे ये खाएंगे, मैक्रोफेजेस करेंगे। दे आर ड्राइव्ड फ्राम मोनोसाइट से आए हुए हैं, ये बात हो गई जी। ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं तो इसलिए कहते हैं कि इनमें किसी किस्म के पिगमेंट्स वगैरह नहीं होते इनके साइटोप्लाज्म में, और ये लार्जेस्ट अमंग ऑफ ल्यूकोसाइट्स, और ये सबसे बड़े सेल होते हैं वाइट ब्लड सेल्स के, ठीक है जी। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे, तो ये यानी इस किस्म का एक सेल है, ये हमारा मैक्रोफेजेस है जो कि फेगोसाइटोसिस करता है और ये बैक्टीरिया वगैरह को खा लेता है। तो ये आपकी बुक की डायग्राम है, ये मैक्रोफेज है, और ये देखें जो प्रोजेक्शन से निकली हुई है ना ये वाली, इसको हम डेंड्राइट, तो इस किस्म का जो सेल होता है वो डेंड्राइटिक सेल कहलाता है, लेकिन ये होता मैक्रोफेज ही है। अब होता क्या जी, इसका भी यही शिकार कर लेता है और अपने, जैसे हमने पीछे बात की थी कि ये प्रेजेंटिंग के तौर पे जिस चीज़ को खाते हैं उसी का कोई ना कोई सैम्बल, कोई ना कोई निशानी के तौर पर वो डेंड्राइट्स के ऊपर लगा लेते हैं। तो अब क्या करते हैं जी, ये एंटीजन है, एंटीजन के तौर पे लगा लिया इन्होंने कि हमने ये वाला एंटीजन जो है ना मारा है या खाया है, तो प्रेजेंटिंग के तौर पे ये अपनी सरफेस पे लगा लेते हैं, और उसके बाद
अपनी सरफेस पे लगाने के बाद ये टी सेल जो है ना वो इनको आके देखते हैं। टी सेल भी हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं और टी सेल्स फिर जो है ना वो रिस्पॉन्स करते हैं और इन्हेंस करते हैं जाके बी सेल्स को। तो बी सेल फिर क्या करते हैं कि वो फिर इसको देख के इस एंटीजन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम और मजबूत हो जाता है। यानी ना सिर्फ शिकार करते हैं बल्कि उसका कोई ना कोई पार्ट भी अपनी सरफेस के साथ चिपका लेते हैं ताकि टी सेल्स मैसेज दे सकें बी सेल्स को, और बी सेल जो है ना वो इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना सके। तो ये डेंड्राइट सेल्स हैं। तो मैक्रोफेजेस के बाद हम जो सेकंड सेल्स डिस्कस करने वाले हैं वो न्यूट्रोफिल्स हैं। ये भी वाइट ब्लड सेल है 40 to 70, यानी ये उस पूरे वाइट ब्लड सेल का हिस्सा होते हैं। जैसे उसकी हमने बात की थी 2 to 5, और ये उससे ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो ये भी फेगोसाइट्स की तरह, मैक्रोफेजेस की तरह फेगोसाइट्स होते हैं, मगर जो मैक्रोफेजेस हमने पढ़ा था वो हमने देखा था काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहते हैं अपने टिश्यूज़ के पास, लेकिन ये शॉर्ट लिव के लिए, थोड़े टाइम के लिए आते हैं। अब होता क्या जी, न्यूट्रोफिल्स के पास ख़ास किस्म का एक एंजाइम होता है जिसे लाइजोसोम्स कहते हैं, और वो लाइजोसोम्स एंजाइम क्या कहता है, बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है उसको रेप्चर कर देते हैं। ये अगर बैक्टीरिया है तो इसकी वाल को रेप्चर करने का काम जो है ना वो लाइजोसोम्स करते हैं, तो जिससे उस एंटीजन को, बैक्टीरिया को मारा जा सकता है। अब इसके लिए जो इंटरेस्टिंग सी बात है वो ये है कि ये खून जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं उनके अंदर ही होते हैं, ठीक है, मूव करते रहते हैं, और एज ए लाइक अ सिक्योरिटी के तौर पर वो दाएं बाएं, यानी या ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है तो वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें ब्लड वेसल्स के बाहर यानी टिश्यूज़ के पास बैक्टीरिया या फॉरेन एजेंट नज़र आता है तो फिर वो क्या करते हैं कि इस ब्लड कैपिलरी से निकलकर इनके सेल्स में से स्क्वीज़ होकर, यानी अपने आप को ऐसे स्ट्रक्चर में ले आते हैं कि वो सेल की तंग जगह से निकलकर बाहर आ जाते हैं टिश्यूज़ के पास। और जैसे ही टिश्यूज़ के पास आते हैं तो फिर बैक्टीरिया वगैरह जो भी होते हैं उनके ख़िलाफ़ वो रेजिस्टेंस करते हैं, उन पर अटैक करते हैं और उनको निगल लेते हैं। लेकिन जैसे ही निगलते हैं तो ख़ुद भी ये इनकी डेथ हो जाती है, ख़ुद भी ये सेल मर जाते हैं। और ये जो आपका ज़ख़म वगैरह होता है या उसमें पस पड़ जाता है तो बेसिकली वो पस जो होती है ना वो न्यूट्रोफिल सेल्स ही होते हैं जो कि अटैक के दौरान बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ लड़ते हुए ख़ुद भी उनको निगलने के बाद फिर इनकी डेथ हो जाती है। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये न्यूट्रोफिल सेल्स है और इसके पास 2 to 5 बाई लोब्स होते हैं। बाई लोब्स यानी एक ये वाले जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, उसके बाद ये 2, फिर 3, ये 4, इस तरीके से 2 या 3 या 4 या 5 बाई लोब वाला न्यूक्लियस इनके पास पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स के पास। और ये न्यूट्रोफिल्स ये चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं, और फिर जैसे कोई चीज़ नज़र आती है तो ब्लड कैपिलरीज के बाहर आके उस बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, यानी माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो अच्छा, जब ये माइग्रेट करते हैं तो माइग्रेट इनकी होती है आफ्टर मैच्योर। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद इनकी माइग्रेशन होती है। तो न्यूट्रोफिल्स ये रिकॉग्नाइज करते रहते हैं, देखते रहते हैं अपने शिकार को ब्लड वेसल्स के बाहर वाली साइड, आउटसाइड पे, फिर उसको डाइजेस्ट या डिस्ट्रॉय कर देते हैं एक एंजाइम से, जो हमने ऊपर भी बात की है कि इनके पास ख़ास किस्म के एंजाइम्स होते हैं, लाइजोसोमल्स। तो अब आपका टेक्स्ट देख लेते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स हैं जी, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्स होते हैं, ये 50 to 70% है आपकी बुक पे लिखा हुआ, ठीक है। और लोब होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर, मल्टी लोब्स होते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं मल्टी लोब 3 to 5 स्फेरिकल शेप के होते हैं न्यूक्लियस, इसके अंदर शॉर्ट लिव होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि वो लॉन्ग लिव्ड होते हैं, ये शॉर्ट लिव होते हैं, ठीक है। अपॉन मैच्योरेशन मेजॉरिटी ऑफ दे माइग्रेट करते हैं ब्लड वेसल से, फिर अवर आ जाते हैं इनटू टिश्यूज़ के पास। तो कैसे आते हैं जी, ख़ास इनके पास रिसेप्टर होते हैं, उनको देखते हुए अपनी इनकी सरफेस पे रिसेप्टर लगे होते हैं जिससे पता चलता है कि टिश्यूज़ के पास कोई फॉरेन एजेंट आया हुआ है। तो ख़ास तौर पे मॉलिक्यूल्स ऐसे जो, ज़ाहिर सी बात है, हमने बैक्टीरिया की स्टडी की थी जी, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स और फ्लेजिलेंस प्रोटीन फ्लेजिला होते हैं, लिपो पॉलीसेक्राइड्स वगैरह, तो इनके मॉलिक्यूल्स को फ़ौरन ये रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, इन मॉलिक्यूल से बने हुए बैक्टीरिया को। अब नंबर 3 जो सेल्स हैं वो नेचुरल किलर सेल्स या NK के नाम से मशहूर हैं। NK शॉर्ट फॉर्म में इनको कह सकते हैं, ठीक है, NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। तो ये क्या करते हैं जी, ये बैक्टीरिया, जैसे हमने पीछे बात की है उन दोनों के हवाले से, न्यूट्रोफिल्स के और मैक्रोफेजेस के, वो बैक्टीरिया को किल करते हैं, उनकी सेल वाल को रेप्चर कर देते हैं। मगर ये जो होते हैं ना, ये बैक्टीरिया या किसी एंटीजन को किल नहीं करते,
फिर क्या करते हैं जी, ये किल करते हैं ऑन बॉडी इन्फेक्टेड सेल। तो हमारी बॉडी के वो सेल जो इन्फेक्टेड होते हैं, यानी वो सेल जिन पर जो इन्फेक्शंस आ जाता है, जिन पर कोई बैक्टीरिया या वायरस आ जाता है, तो उन सेल पर ये अटैक करके उनको ख़त्म कर देते हैं, लाइक कैंसर सेल्स वगैरह जो होते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप यहाँ देखें, ये सेल्स हैं नॉर्मल सेल्स हमारी बॉडी के, ठीक है, ये वाले सेल जो है ना नॉर्मल सेल्स हैं। और अगर इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं तो उनकी ज़ाहिर सी बात है शेप में भी थोड़ा फ़र्क आएगा। तो ये वही नॉर्मल सेल्स चेंज होके इस तरह के हो गए। तो फिर इनके ऊपर जो है ना नेचुरल किलर सेल्स NK सेल्स जो है ना, वो एक ख़ास इनके पास एक लिक्विड होता है, ख़ास किस्म की एक प्रोटीन होती है जिसे हम पेरफोरिन प्रोटीन कहते हैं। तो वो प्रोटीन क्या करती है जी, इनकी सरफेस पे आके यहाँ पे और यहाँ पे आप देखें तो आके पोर्स बनाती है। उन पोर्स के ज़रिए लिक्विड अंदर दाखिल होता है, जिसकी वजह से इनको इन पर अटैक करके फिर इनको किल कर दिया जाता है। तो यानी डायरेक्ट बैक्टीरिया या एंटीजन पे अटैक नहीं करते, बल्कि ये उन सेल पर करते हैं जो कि इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स वगैरह। तो ख़ास किस्म की पेरफेरिन एक केमिकल्स, एक प्रोटीन्स हैं जिनकी वजह से पोर्स बनते हैं, सुराख, और उन सुराखों के ज़रिए लिक्विड अंदर दाखिल होता है, जिस वजह से फिर इनको ख़त्म किया जाता है, इनको किल किया जाता है। तो ये अगर आप अपनी टेक्स्ट देखें तो कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, इन्फेक्टेड सेल्स पर अटैक करते हैं। और इनके पास यानी ये देखें पेरफोरिन जो है ना वो होते हैं साइटोटॉक्सिक, रिलीज़ करवाते हैं ये, यानी ग्रेन्जाइम्स वगैरह होते हैं जो कि पोर्स बनवाते हैं, और पोर्स के बाद फिर उस टारगेट सेल्स को लाइजिस कर देते हैं, ठीक है, ख़त्म कर देते हैं उनको। तो उसमें सेल्स वाइल द लेटर एंटर द टारगेट सेल्स। तो इस तरीके से यानी ये उन पर जो नेचुरल किलर सेल्स हैं तो ये अटैक करके अपने ही सेल्स को, सेल्फ सेल्स को, ठीक है, सेल्फ को ये ख़त्म कर देते हैं। तो सेल्स हमने 3 तरह के डिस्कस कर लिए। उसके बाद प्रोटेक्टिव प्रोटीन है नंबर 2 पे। तो ये प्रोटीन प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स के नाम से, तो ये 2 तरह की प्रोटीन होती है हमारी बॉडी में, एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के नाम से, दूसरा इंटरफेरोन्स। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है जी, ये बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती है। ये वाली प्रोटीन्स मिसाल के तौर पे हमारा जो लीवर है उसके अंदर 20 to 30 डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोटीन है वो बनाई जाती है। और ये प्रोटीन क्या करती है, बेसिकली सेल्स के गिर्द ये भी वही पोर्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, और एंटीजन को डैमेज करती है उस सेल्स को, तो जिसे हम पेरफोरिन कहते हैं। तो अभी जो हमने NK के बारे में बात की, तो वैसा ही काम इसका इस प्रोटीन का भी होता है कि ये सेल्स के पोर्स बना के उसको ब्रस्ट करवाया जाता है जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं। तो बैक्टीरिया के सेल्स में पोर्स बना के और उसको ब्रस्ट करवाया जाता है। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए जो प्रोटीन इस्तेमाल होती है उसे हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कहते हैं। तो ये भी हमारे यानी नॉन स्पेसिफिक है, और ये हमारे जो सेकंड लाइन डिफेंस है उसका हिस्सा हैं ये प्रोटीन्स भी। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरफेरॉन्स की, तो इंटरफेरॉन्स वो प्रोटीन होती है जो कि वायरस को किल करती है, वायरस को ख़त्म करती है। तो वायरल रेप्लिकेशंस नहीं करने देती, यानी इंटरफेयर करती है। तो वायरस की कॉपियाँ नहीं बन सकती, यानी उसकी कॉपियाँ नहीं बनाई जाती। तो ये वो प्रोटीन है जो कि इंटरफेयर करती है वायरस की रेप्लिकेशन में। तो ये लार्जेस्ट क्लास ऑफ प्रोटीन है, नॉन एज साइटोकाइनेसिस भी इसे कहते हैं। तो अब मिसाल के तौर पे ये हमारे वो नॉर्मल सेल्स हैं, और ये बीच में जो ग्रीन वाले सेल्स हैं ये इफेक्टेड सेल्स हैं, इन्फेक्टेड सेल्स हैं, ठीक है। अब ये प्रोटीन क्या करती है, इन्फेक्टेड सेल्स के गिर्द एक लेयर बना लेती है, ठीक है, एक शीट बना देती है, ताकि ये इन्फेक्टेड सेल्स हैं इनका इन्फेक्शन ये नॉर्मल जो सेल्स हैं इनकी तरफ ना बढ़े। तो मतलब आधे सेल्स आपके सही हैं, और अगर 1-2-4 सेल इन्फेक्टेड हो गए तो वो 2-4 को ही कवर किया जाता है, और एक ख़ास उसके ऊपर एक कवर, एक लेयर आ जाता है, एक शीट आ जाती है। और ये जो शीट आती है, ये जो लेयर आती है, ये इंटरफेरॉन प्रोटीन होती है। तो इस तरीके से ये प्रोटीन भी हमारी इस इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। उसके बाद नंबर 3 जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या है, मिसाल के तौर पे हमें कोई चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है किसी सेल को, कोई सेल ज़ख्मी हो जाता है। तो इंजरी सेल्स, जैसे ही ये सेल इंजर्ड होगा तो एक केमिकल रिलीज़ होगा जिसका नाम है हिस्टामिन, और दूसरा नाम है जी प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये 2 केमिकल रिलीज़ होंगे
सेल के इंजर्ड होने के बाद। ठीक है, अब इंजरी हो जाना, इंजर्ड ज़ख्मी हो जाना, आपको पता है बहुत सारी वजूहत है, कोई कील का लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, कुछ भी, तो सेल इंजर्ड हो जाते हैं। तो इंजर्ड होने से कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो अब इनके आने से फिर क्या होता है जी, इनके आने से ये मिसाल के तौर पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो ब्लड वेसल्स कैपिलरीज आपको नज़र आ रही, इनका डायामीटर छोटा है, लेकिन आगे मैंने दिखाया है आपको कि आपकी जो कैपिलरीज छोटी होती हैं डायामीटर में, तो चोट लगने के बाद फ़ौरन उनका डायामीटर बड़ा हो जाता है, यानी वेज़ोडाइलेशन हो जाती है, इनकी विड्थ बढ़ जाती है। ज़ाहिर सी बात है, जब पाइप बढ़ेगा, विड्थ बड़ी होगी तो ब्लड भी ज़्यादा आएगा। तो अब इंक्रीज डायामीटर हो जाती है कैपिलरीज, मोर ब्लड आना शुरू होता है, जिसे हम वेज़ोडाइलेशन कहते हैं। अब होता क्या कि जब ये वेज़ोडाइलेशन होती है तो एक तो ये कि माइग्रेशन होती है फेगोसाइट्स, जो सेल हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, वो फेगोसाइट्स वो बहुत सारे बाहर आ जाते हैं, यानी यहाँ पे, क्योंकि कहीं यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह, ज़ाहिर है जहाँ से रैप्चर होता है, इंजरी होती है, तो वहाँ बैक्टीरिया आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए फेगोसाइट्स जो सेल्स हैं वो आ जाते हैं वेज़ोडाइलेशन की होने की वजह से। दूसरा, जब डायलेशन होगी तो ब्लड बहुत ज़्यादा आएगा, तो फिर वहाँ जहाँ चोट लगती है, आपको पता है वो इलाका थोड़ा गर्म हो जाता है, टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, वार्म रेड थोड़ी सी वो जगह हो जाती है, पेन भी आ जाती है, तो स्वेलअप भी होना यानी सूजना शुरू हो जाता है। तो ये आपके इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। सूजन उस वक़्त होना, पेन का थोड़ा बहुत आना, वार्म होना, ये सारी वो सिम्टम्स हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, यानी आपके यहाँ पे मज़ीद चीज़ें ना बिगड़ें, आपका ज़ख़म मज़ीद ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए उस मज़ीद ख़राबियों से बचने के लिए अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के अंदर ये सिस्टम रखा है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस फ़ौरन आता है, जिससे आपका मज़ीद यानी कोई ऐसा मामला ना हो कि कोई छोटी इंजरी बड़ी इंजरी हो जाए, या फिर उसमें और कुछ बैक्टीरिया वगैरह या जो हैं वायरस वगैरह वो दाखिल होकर आपको तरह तरह की और बीमारियां लगा सकते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को बचने के लिए ये डायलेशन हो जाती है, और ये वार्म हो जाना, रेड पेन वगैरह हो जाना, तो इनका तो अब अगर देखें इसका एम क्या जी, ऐसा क्यों कंडीशन हो जाती है, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं रेड और वार्म वगैरह, तो उसका ये है कि जी पर्पज़ ये होता है कि रिपेयरिंग के लिए, कि वहाँ से दोबारा से रिपेयर किया जाए, और उसके बाद रिमूव इंजर्ड सेल, और वो सेल जो ज़ख्मी हो चुके हैं उन्हें रिमूव करने के लिए, नेक्रोटिक सेल यानी सेल उनको ख़त्म करने के लिए, और इन्फेक्शन को ब्रेक करने के लिए ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ रहा होता है, कि जो कि हमारे लिए इंतहाई मौसर होता है। तो ये टेक्स्ट में अगर देखें कोई पिन वगैरह लग जाती है स्किन सरफेस पे, तो बैक्टीरिया या केमिकल सिग्नल्स, तो वाइट ब्लड सेल्स का बाहर आना, ठीक है, टिश्यू इंजरी हो जाती है। उसके बाद आप देखें ये स्वेलिंग होना शुरू हो गई ना, रेड सा हो रहा है, वार्म स्वेलिंग भी हो जाती है, तो फेगोसाइट्स एंड फ्लूइड मूव हो जाता है इनटू एरिया, तो यहाँ पे इस एरिया में आना शुरू हो गई है। आपकी देखें ये आपकी ब्लड वेसल्स है, और यहाँ पे वेज़ोडाइलेशन हो गई, यानी वो जो कैपिलरी उसका साइज़ बढ़ गया, ज़्यादा ब्लड आएगा तो ज़्यादा सेल इस तरफ आएंगे, और ज़्यादा हीट आएगी, जिसकी वजह से वार्म और रेडनेस ये एरिया हो जाता है। और उसके बाद आप देखें जी फेगोसाइट्स आ जाते हैं, और तो ये क्या करते हैं जी, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स सेल्स आ जाते हैं, जो कि बैक्टीरिया और सेल को डेब्रिस करने, टिश्यू हील्स करने को उसमें यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आखिरी जो है ना इस सेकंड लाइन डिफेंस का आखिरी जो कंपोनेंट है वो टेम्परेचर रिस्पॉन्स है। अब ज़ाहिर सी बात है, मैक्रोफेजेस जब आते हैं, जो सेल हमने पीछे बात की है, जो बैक्टीरिया वगैरह को खा जाते हैं, तो वो केमिकल रिलीज़ करवाते हैं, इंटरल्यूकिन-1, इंटरल्यूकिन नामी एक केमिकल रिलीज़ होता है। अब वो इंटरल्यूकिन जो केमिकल रिलीज़ है वो क्या करता है जी, वो हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस के पास जाता है, ब्रेन का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट, तो वो वहाँ जाके मैसेज जो है ना वो देता है ये इंटरल्यूकिन-1, तो जिससे क्या होता है कि हाइपोथैलेमस फिर आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब नॉर्मल 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो वो 100 या 101 तक उसको ले जाता है। अब होता क्या जी, ये टेम्परेचर बढ़ने से बैक्टीरिया जो है ना, कुछ बैक्टीरिया, सारे नहीं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि उसमें ग्रो नहीं कर पाते हाई टेम्परेचर के अंदर, तो एक तो इसलिए ये इंटरल्यूकिन काम दिखाता है कि टेम्परेचर आपकी बॉडी का बढ़ गया, जिससे बैक्टीरिया जो दाखिल हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम ना कर सके, उसके एंजाइम्स काम ना कर सके, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होता है हमारी बॉडी के लिए, यानी टेम्परेचर रिस्पॉन्स का होना हमारे लिए बेहतर है। लेकिन अगर किसी केस के अंदर बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया
तो है, मगर वो बैक्टीरिया रिलीज़ करता है कुछ केमिकल जिसे हम पायरोजिन कहते हैं। तो ये पायरोजिन क्या करता है, ये भी हाइपोथैलेमिक या हाइपोथैलेमस को जाके एक अलार्मिंग इंडिकेट करेगा, जिससे फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वेरी हाई फीवर हो जाना पायरोजिन की वजह से, तो ये भी पायरोजिन है जो इंटर करता है हाइपोथैलेमस को इंक्रीज सेट पॉइंट। मसलन ये हमारा सेट पॉइंट था पहले जो इंटरल्यूकिन केमिकल रिलीज़ हुआ था, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा नहीं था, तो उससे बैक्टीरिया को जो है ना वो रोका जा रहा था। लेकिन बैक्टीरिया भी बदले में फिर कुछ केमिकल रिलीज़ करवाता है जिसे पायरोजिन कहते हैं। तो ये पायरोजिन से फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी 100, 200, 103, 105 तक चला जाता है, जो कि नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो पायरोजिन यानी जो इंटरल्यूकिन काम करता है वही काम पायरोजिन भी करता है कि वो भी हाइपोथैलेमस को टेम्परेचर को सेट पॉइंट को इंक्रीज़ करवा देता है। तो यानी टेम्परेचर का रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त है होना, यानी आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन जब तक मैक्रोफेज की तरफ से केमिकल इंटरल्यूकिन आ रहा है। लेकिन अगर बैक्टीरिया की तरफ से आ जाए, बैक्टीरिया की टॉक्सिक केमिकल आ जाए, तो उससे फिर नुकसान भी हो सकता है। तो आई होप ये हमारा था आज का टॉपिक। तो आई होप कि इंशाल्लाह आप बच्चों को ये बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से फर्स्ट लाइन डिफेंस, उसके बाद सेकंड लाइन डिफेंस अल्लाह ताला ने रखी हुई है। इसमें बेसिकली 4 बड़े कंपोनेंट्स से सेल्स की हमने बात की, टेम्परेचर की बात की, तो प्रोटीन और इन्फ्लेमेटरी इनकी हमने बात की। तो आई होप कि इंशाल्लाह ये आपको बात समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।